हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 2011 के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब उसी के आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का वीडियो। 11वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? 1. भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। 2. अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। 3. संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 11 मई 1928 को मुंबई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इस प्रकार थीं। 1. भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा। 2. भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। 3. गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया की होगी। 4. सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। 5. नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया। 12वां प्रश्न है, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? ए. भितरकनिका, बी. चांदीपुर औंसी, सी. गोपालपुर औंसी या फिर डी. सिमलीपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका। भितरकनिका नामक स्थान पर ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में गिरने से पहले मिलती हैं। वन्य जीव तथा जैव विविधता से पारित क्षेत्र के रूप में भितरकनिका विख्यात है। झारखंड में ब्राह्मणी नदी दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है। राउरकेला नामक स्थान पर शंख नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र झारखंड तथा छत्तीसगढ़ सीमा के निकट है, उससे दक्षिण कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में वैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है। 13वां प्रश्न है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए. भारतीय वन्य भैंस, बी. भारतीय वन्य गधा, सी. भारतीय वन्य सूकर या फिर डी. भारतीय गजेल यानी कुरंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन्य गधा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। ऐसा पशु भारतीय वन्य गधा है। कच्छ का रन इसका प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। अगला प्रश्न है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सी, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है या फिर डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदा अपारगम्य बन जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। 1. जीव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। 2. संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। 3. विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3 या फिर डी केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2।
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। IUCN की स्थापना 1948 में प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए धान और कपास, बी गेहूं और जूट, सी धान और जूट या फिर डी गेहूं और कपास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, जिससे यह क्षेत्र धान और जूट की फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन ए वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, सी तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, या फिर डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियों की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। ये संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। 1. उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। 2. उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। 3. उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपर्युक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है तथा यहाँ पर खाद्य फसलों की तुलना में नकदी या व्यापारिक फसलों की अधिक खेती की जाती है। गुजरात का वर्तमान अस्तित्व 1 मई 1960 को आया। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं तंबाकू, कपास और मूंगफली। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1. मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। 2. यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। 3. इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिक उत्कृष्ट तकनीकी में से एक है। इसके द्वारा मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है तथा इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वोत्तम जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिससे यहाँ पर आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है तथा यहाँ पर निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसे प्रकृति का खजाना और आर्किड की विविध किस्मों का घर माना जा सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।